है भाई, ओके। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, सही बात है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात करनी है, लेकिन पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो गई फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे भी आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, ये जो पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जितना अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको तुम मास से मल्टीप्लाई कर लो। F इक्वल टू एम ए रहता है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा यम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर यम वी स्क्वायर बाय आर। ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। हाँ, ये YouTube की लिंक है, मैं आप लोगों को दे देता हूं। जिसको YouTube पे देखना है वो YouTube पे देख सकता है, ठीक है। अभी बार बार मुझे लिंक मत मांगो, हाँ अभी, ओके। मैं जूम के थ्रू YouTube पे जा रहा हूँ, OBS के थ्रू नहीं। तो जो क्वालिटी जूम पे वही क्वालिटी शायद आपको YouTube पे मिले, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। किसी को मेरे साथ बात करनी है, यू कैन रेज योर हैंड। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अब इसके बेसिस पे मैं कल आपको एक पॉइंट भी एक्सप्लेन कर रहा था। वो पॉइंट ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, वो कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एग्जिस्टिंग फोर्स ही होता है जो सेंट्रीपिटल का काम करता है। जैसे कि मैंने एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अर्थ, एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, वो ग्रेविटी का फोर्स होगा। या फिर आप हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले लो, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे गोल, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा या फिर कुलम फोर्स होगा, सही बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। एनी एग्जिस्टिंग फोर्स कैन एक्ट एज सेंट्रीपिटल। कोई भी एग्जिस्टिंग फोर्स सेंट्रीपिटल के जैसे एक्ट कर सकता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपको पहचानना है तो बहुत आसान तरीका है पहचानने के लिए। आप बस ये देखो कि वेलोसिटी और फोर्स में एंगल कितना है। अगर वेलोसिटी और फोर्स में एंगल 90 डिग्री हो गया तो भैया समझ लो वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर वो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो समझ लो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है, ठीक है। यूट्यूब पे कितने लोग हैं यार? 5 लोग यूट्यूब पे अभी देख रहे लेक्चर्स। और जूम में कितने लोग हैं? 47, मतलब 52 अटेंड कर रहे। क्या बात कर रहे हो पार्थ, आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है यार, ऐसा मत बोलो। आदित्य बोल रही आवाज आ रहा है। सर आपका कलर, हाँ वो कैमरे का कुछ लग रहा है मेरे को, वो कलर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। मैं आगे आता हूँ दूसरा कलर दिखाता है, मैं पीछे जाता हूँ वो थोड़ा अलग कलर दिखाता है। मैंने कलर करेक्शन करके भी देखा, फिर भी वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो गया मेरा कलर है, अब ज्यादा गुलाबी हो गया अब ठीक है। ऋषिकेश बोल रहा है कुछ ज्यादा कवर हुआ क्या? अभी कुछ ज्यादा इतना कवर नहीं हुआ है भाई, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है, डोंट वरी। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा था
सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बता रहा था मैं। चलो भाई, अब ठीक है सब कुछ। तो सेंट्री, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो अभी एग्जाम में क्वेश्चन, सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस क्वेश्चन, पे अटेंशन टू द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, बिल्कुल आप भी अप्रिशिएट करोगे। इमेजिन करो एक पार्टिकल है, इसको मास से m यहां पे लगा दिया, और इसको कनेक्टेड एक और मास है यहां पे, इसको 2m यहां पे लगा दिया, यहाँ पे फिक्स है, और ये ऐसे सर्कल में घूम रहे, इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l है, और ये ऐसे गोल घूम रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे गोल घूम रहा है, ओके। अब ये जो गोल घूम रहा है, ये जो गोल घूम रहा है, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, या फिर लेटर से मैं यहां का टेंशन ले लेता हूं T1, यहां का टेंशन ले लेता हूं T2, फाइंड द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, फाइंड रेशियो ऑफ T1 एंड T2, ये आपका ऐसा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, सर्कल में घूम रहे हैं ऐसे ये, और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऐसे यहां पे लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, एक का मास m है और दूसरे का मास 2m है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये आपका m, ये आपका 2m। आप सॉल्व करते हो कि मैं सॉल्व करके बताऊं? वुड यू सॉल्व इट? बाय द वे, आई एम अलाउइंग एवरीबॉडी टू unmute yourself so that you can speak with me, okay? ठीक है, साक्षी बोल रही कि सर पहले आप सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग करो। वैसे तो कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, 4:5, 5:4 बोल रहे कुछ लोग, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ, पहले अपन ये वाला कंसिडर करते हैं 2m, ये 2m का मास जो है, 2m का मास जो है, ये 2m का मास सर्कल में घूम रहा है, तो ये 2m के मास का सर्कल का रेडियस कितना आएगा यार, इसके सर्कल का रेडियस कितना आएगा, इसके सर्कल का रेडियस 2l आएगा ना, ये पूरे ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो इसके सर्कल का रेडियस आएगा 2l। तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स है यार, वो यही वाला टेंशन T1 है ना। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, टेंशन T1 की वैल्यू जो होगी वो होगी mr⍵²। तो m कितना है 2m, r कितना है 2l, mr⍵², और इनके एंगुलर वेलोसिटी लेटर से ओमेगा है, ⍵², तो ये हो जाएगा 4ml⍵², ये आ जाएगा टेंशन T1। ये सही है क्या मुझे बताओ सबसे पहले, ठीक है, ये सही है क्या? समृद्धि तुम बताओ बेटा, आर्या या फिर संस्कृति, तुम तीनों में से कोई मुझे एक बताओ कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है क्या? हाँ चलो, तो फिर मैं आगे चलता हूं। अभी मैंने 2m का डायग्राम निकाला, अभी मुझे स्मॉल m का निकालना पड़ेगा। अभी मैं इस स्मॉल m का डायग्राम ड्रॉ करता हूं। स्मॉल m का डायग्राम ऐसा आएगा, ये स्मॉल m है, ये छोटे से सर्कल में घूम रहा है, इसकी रेडियस तो l ही है बस, ठीक है। इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आएगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू दी है T2। तो यहां तक काफी है या और कुछ रह गया, मतलब डिड आई फॉरगेट समथिंग? समृद्धि, आर्या, कुछ रह गया या फिर इतना काफी है? एम आई मिसिंग समथिंग? साक्षी, हाँ ये जो 2m
ये जो टेंशन है, नहीं 2m नहीं, ये जो टेंशन है T1 जो है ना, ये T1 2m पे लग रहा है, ये स्ट्रिंग इसको भी लगी हुई ना, तो ये m को इधर खींचेगा ना ये T1, है कि नहीं? तो वो वाला फोर्स हम भूल नहीं सकते, सही बात है। ओके, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभी जो आपका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा अभी, अभी आपका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा T2 माइनस T1, एम आई राइट? नेट सेंट्रीपिटल, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है T2 माइनस T1, और वो आना चाहिए m r ओमेगा स्क्वायर। फिर आप T1 की वैल्यू यहां पे पुट करो, 4 ml ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 ml ओमेगा स्क्वायर। तो आपको T1 T2 का रेशियो निकालना था, तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा 4 ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन 5 ml ओमेगा स्क्वायर। तो ml ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल, ये आएगा 4/5। तो जिन लोगों ने पहले ही आंसर दिया था 4/5, भाई उनका आंसर करेक्ट है। समृद्ध ने बोला है कि दोनों स्ट्रिंग चेंज कर दो। दोनों स्ट्रिंग चेंज कर दो का मतलब समझा नहीं बेटा मैं, समृद्धि? इफ यू वांट टू से एनीथिंग स्पीक अप, कोई टेंशन नहीं। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो, ठीक है? आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल सिमिलर टू दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ T1 इज टू T2 इज टू T3। अभी मैं 3 मासेस दे रहा हूं यहां पे, m 2m 3m, और ये ऐसे सर्कल में घूम रहे भाई। ओके, all of them are rotating in circles। ओके चलो, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रहा हूं। लेट अस से यहां पे टेंशन है T1, यहां पे टेंशन है T2, यहां पे टेंशन है T3। फाइंड द रेशियो T1 इज टू T2 इज टू T3, एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर इट। सबको 1 मिनट दे रहा हूं मैं इसके लिए। किधर है भाई अपना टाइम 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 टाइम? आज का डीपीपी किया है क्या सब लोगों ने? आज का डीपीपी कर लिया ना? चलो बहुत अच्छे। डीपीपी मिस नहीं करने का, डेली प्रैक्टिस चाहिए, और इस बार का एग्जाम भी कोई मिस नहीं करेगा। अरे लेंथ तीनों की सेम लेने की, एल एल एल। मुझे लगा मैंने दे दी, ये एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है, तीनों की लेंथ सेम लेने की। तनिष्क ने आंसर दिया है 3:5:7, और निखिल ने आंसर दिया है 14:13:9। बाप रे। यूट्यूब पे बताओ भाई क्या आंसर है। ओके चलो मैं बोलता हूं, चलो ध्यान दो अभी सब लोग। सबसे पहले मैं T3 फाइंड करूंगा, ठीक है? पहले 3m मास। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये 3m मास है,
इसके ऊपर ये कितना है T3, और ये पूरा ऐसे सर्कल में घूम रहा है T3, ठीक है। तो T3 का जो सर्कल है, तो ये सेंट्रीपिटल, इसकी रेडियस कितनी है 3L, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा भाई, T3 इज इक्वल टू M R की वैल्यू कितनी आएगी 3L mr ओमेगा स्क्वायर, 9ml ओमेगा स्क्वायर, ये आपका T3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, T3 कैसे आया, ठीक है। T3 के बाद फिर आपको T2 फाइंड करने के लिए 2m का डायग्राम निकालना पड़ेगा। 2m का डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ये 2m है, इसमें ऐसा सर्कल है, अब इसकी रेडियस है 2L, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है ना, एक टेंशन इधर है, ये T2 है, और एक टेंशन इधर लगेगा ना T3, क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको कनेक्टेड है ना, ये देखो दिख रहा है, एम आई राइट, ओके। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आना चाहिए, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए T2 माइनस T3 आना चाहिए, और T2 माइनस T3 की वैल्यू क्या आएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर ये आ गया भाई, तो ये कितना आएगा 4ml ओमेगा स्क्वायर, ये आया T2 माइनस T3। अब T3 की वैल्यू कितनी वो पुट करो, क्या आएगा T2 माइनस T3 की वैल्यू है 9ml ओमेगा स्क्वायर, ये 9ml ओमेगा स्क्वायर, तो T2 इज इक्वल टू 9 and 4 13 ml ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया T2। जैसे T1 आया वैसे T3 आया वैसे T2 आ गया। अब बारी आती है T1 की, T1 के लिए मुझे इस M का डायग्राम निकालना पड़ेगा, किधर है भाई, ये वाला M, तो इस M का डायग्राम कैसे आएगा, ये देखो ये वाला M, इसका सर्कल सबसे छोटा है, लेंथ L है, और यहां पे जो टेंशन आएगा ये आएगा T1, लेकिन इधर टेंशन आएगा T2, दिखाई दे रहा है भाई सब लोगों को। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आना चाहिए, T1 माइनस T2 एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये होगा T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 13 ml ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 14 ml ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया T1। तो यार अभी T1 T2 T3 का रेशियो आप निकाल सकते हो ना, T1 इज टू T2 इज टू T3 is equal to 14 ml omega square is to 13 ml omega square is to 9 ml omega square, ml omega square cancel, 14 is to 13 is to 9, ये आपका आंसर है। तो पहले किसने दिया था, देखो निखिल ने, तनुश्री ने सबसे पहले आंसर दिया था 14 is to 13 is to 9, किसने दिया था, निखिल ने दिया था सबसे पहले आंसर 14 is to 13 is to 9, ओके समझे क्या, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चले। अभी देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से सर्कुलर मोशन आती है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने फोर्सेस आएंगे, दो आएंगे। अभी इस बार है ना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा और टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स तो अपन जानते हैं mv²/r, टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा, टेंजेंशियल आएगा m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है ना, ये आ जाएगा। ये आपका सेंट्रीपिटल है, ये आपका टेंजेंशियल है, दोनों फोर्सेस आएंगे। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। गॉट इट, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ओके। अभी ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मुझे बात करनी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप इमेजिन करो कि आप किसी कार में बैठे हुए हो,
और वो कार ऐसे सर्कल में जा रही है। अभी ये डायग्राम आप समझ लो। अभी ये कार ऐसे इधर जा रही है, तो रुको रुको रुको, ठीक से निकालता हूं थोड़ा सा, ठीक है, लगना भी तो चाहिए ना यार। अच्छा ठीक है, ऐसा व्हीकल ले लो, बड़ा सा व्हीकल है ऐसा। हाँ चलो, ये सर्कल में जा रहा है ऐसे, और सर्कल की रेडियस है आर, सर्कल की रेडियस है आर। बस, अच्छा ठीक है, बस बस का डायग्राम ले लो। और बस ने ऐसा टर्न ले लिया भाई, बस ने ले लिया टर्न। अगर बस ने टर्न ले लिया, तो अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हो, मैं वैसे तो बस के ऊपर ही आपका डायग्राम निकालूंगा, आप बस के अंदर हो, तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब व्हीकल ऐसे टर्न लेता है तो अपने को थोड़ा सा इधर ऐसा पुश फील होता है। देखो ऐसे ऐसे एक साइड में ऐसे टर्न लिया इधर, तो ऐसा एक साइड में पुश फील होगा। हैव यू नोटिस्ड इट? वो वाला जो फोर्स है, सही कहा ऋषिकेश ने, सही कहा, वो सूडो फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है? सूडो फोर्स है। मतलब जब आप व्हीकल में बैठे हो ना, वो व्हीकल ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, आदित्य कुछ बोलना चाहता है, बोलो बेटा। आदित्य, आदित्य यू वांट टू से समथिंग, बोलो। एंड ऋषिकेश एंड तनिष्क। यस सर। हाँ, तुमने हैंड रेज किया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बोलना चाहते हो। सर वो हो गया। ओ अच्छा अच्छा, गलती से हो गया था, और ठीक है। तो जब भी ऐसे व्हीकल टर्न लेता है तो फील होता है कि ऐसे कोई इधर धक्का दे रहा है। तो वो जो फोर्स आपको फील हो रहा है ना, वो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कैसे मैं बोलता हूं, देखो आप अभी कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? आप हो बस के अंदर, ठीक है, और बस जो है वो है सर्कुलर मोशन में, ऐसे ये सर्कल में घूम रहे ऐसी बस सर्कुलर मोशन में। और क्योंकि बस सर्कुलर मोशन में है तो आप भी सर्कुलर मोशन में हो, और आप जिस सिस्टम में हो बस वो सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन इज ए एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस सूडो फोर्स। अच्छा, ये जो सूडो फोर्स है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रथमेश बेटा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं सूडो फोर्स को? बताओ तो मेरे को जल्दी। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस सूडो फोर्स? आर्या नहीं तो तुम बताओ, या साक्षी तुम बताओ, चलो कोई तो बताओ फटाफट। हाउ डू वी कैलकुलेट दिस सूडो फोर्स? क्या एम ए? एम ए, व्हाट इज एम, व्हाट इज ए? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उसकी? डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन के अपोजिट। हाँ, सिस्टम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट, राइट। तो सिस्टम का सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो सूडो फोर्स उसके अपोजिट लगेगा इधर, ठीक है। और वो सूडो फोर्स आएगा मास इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो मास इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फोर्स होता है ना, इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स सिस्टम के अंदर के ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, समझ में आया? इसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू दोनों सेम आती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स ले लो या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लो, दोनों की वैल्यू आती है एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं।
बहुत सी जगह पे हम यूज करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन मैं आपको बोलता हूँ अपने घर में, अपने घर के अंदर किचन में। देखो जब भी अपन घर पे तुमने कभी माँ को या फिर अपने दादी को, नानी को, किसी को घी निकालते हुए देखा है क्या? हैव यू सीन इट? घी निकालते हुए या फिर बटर निकालते हुए वगैरह। वो क्या करते हैं, ऐसे पतीले में दूध लेंगे और दूध के अंदर है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो लकड़ी का बना रहता है उसको ऐसे घुमाने के लिए यूज करते हैं। मराठीमध्ये आठवतं यार मला, त्याला रवी म्हणता बघा, रवि बोलते उसको क्या, ऐसे रहता है वो, और उसको उसको ऐसे घुमा दे, ऐसे 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 घुमाएंगे उसको। वो घूमेगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ लिक्विड भी घूमेगा, और लिक्विड घूमेगा ऐसे, तो लिक्विड के घूमने से क्या होता है, लिक्विड के अंदर के जो हेवी पार्टिकल्स है, हेवी जो फैट है उसके अंदर का, वो क्या हो जाएगा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ऐसे इधर जमा हो जाएगा, ऐसे इधर 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 जमा हो जाएगा ऐसे, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा मैं तनिष्क, वॉशिंग मशीन नहीं बेटा, वॉशिंग मशीन नहीं, बात हो रही है घर पे घी निकालने की या फिर वो बटर निकालने की। मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो, लोणी, लोणी काढताना, राइट, उसका ऐसे 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 घुमाते हैं अपन। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलेंगे सर कुछ भी बोल रहे हो, मतलब क्या है, यू आर सेइंग एनीथिंग। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में भी यही प्रोसेस यूज होती है। मैं बोलता हूँ क्या होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए लगता है, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए क्या लगता है, यूरेनियम, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 237, ये दोनों आइसोटोप्स है यूरेनियम के, और ये दोनों अलग अलग नहीं मिलते नेचर में, ये दोनों साथ में मिलते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉम्ब में यूज़ होगा यूरेनियम 235, ठीक है। तो अब दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, इसमें एक हेवी आइसोटोप है और एक थोड़ा सा लाइट आइसोटोप है, ठीक है। एक यूरेनियम 237 है, एक यूरेनियम 235 है। तो क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे एक ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में, और इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे, और फिर इस सॉल्यूशन को भाई ऐसे गोल 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 घुमाएंगे, इसको फुल स्पीड से गोल गोल घुमाएंगे इसको। अब इसको अगर तुम फुल स्पीड से गोल गोल घुमाते हो तो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है, इसके ऊपर लगेगा सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होगा, जो यूरेनियम 237 है, यूरेनियम 237 क्योंकि हेवी है तो उसके ऊपर लगने वाला सूडो फोर्स भी ज्यादा है, तो 237 इधर साइड में आके जमा हो जाएगा, और यूरेनियम 235 जो है वो इधर आके जमा हो जाएगा थोड़ा साइड में। तो दोनों का क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जब यूरेनियम 235 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम, कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम, ठीक है। और ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज, इस डिवाइस को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है इसको, ठीक है। ये इस डिवाइस के बिना आप यूरेनियम को एनरिच नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम। और एनरिच यूरेनियम से ही बॉम्ब बनते हैं, जिसके पास ये सेंट्रीफ्यूज की टेक्नोलॉजी है वही बॉम्ब बना सकता है। तो यही टेक्नोलॉजी ईरान डेवलप कर रहा था, ईरान वॉज डेवलपिंग दिस, दैट्स वाई देर वॉज political problems between USA and Iran. Iran was skeptical because Iran had doubts about USA. क्योंकि इराक पे अटैक कर लिया है तो ईरान वालों को लगा कि भाई कल क्या पता हम पे भी अटैक कर ले,
तो हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे फिर बाद में क्या हुआ कि अमेरिका, रशिया, चाइना वगैरह सारे, फ्रांस, जर्मनी, सारे देश मिलके एक टेबल पे बैठे, ईरान को बोला कि भाई ये सब बंद करो, ये सेंट्रीफ्यूज तुम्हारे बंद करो पहले से। उनके पास काफ़ी सेंट्रीफ्यूज थे। हम नज़र रखेंगे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है वो नज़र रखेगा इसके ऊपर। तुम ये कुछ, ईरान बोला ठीक है मैं बंद करता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए तुमने कि मेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, वो बंद करना पड़ेगा। ये सबने मान लिया था। फिर न्यूक्लियर डील, उसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं। वो न्यूक्लियर डील हुई थी डेवलप्ड कंट्रीज और ईरान के बीच में। ट्रंप ने वो न्यूक्लियर डील तोड़ दी कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले। तो वो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया अभी ये। अब क्या पता ईरान अगले 10 साल 5 साल में क्या पता इतना यूरेनियम बना पाए कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। वी डोंट नो, बट इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर विच इज नॉट गुड फॉर अस। अपने लिए ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, वो छोड़ो, मैं कहा पॉलिटिक्स में चला गया यार। मुझे किसका फोन आ रहा है? ओके चलो भाई, अगले पॉइंट पे चलते हैं। वैदेही बोल रही है उस क्यों नहीं बनाने देते उनको न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे ऐसे थोड़ी होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे तो फिर उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे ना, उनके पास ऑयल है ना बहुत सारा, ठीक है। अच्छा चलो पॉइंट पे आते हैं अपने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो सेंटर से अवे खींचता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। कंसीडर ए मॉस्क्यूटो, मैं एक मच्छर इमेज करो। कंसीडर ए मॉस्क्यूटो वॉकिंग, फ्लाई नहीं कर रहा है, वॉकिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ एलपी डिस्क, rotating at angular velocity omega towards its edge, ठीक है। if friction coefficient of disk is mu, if friction coefficient of disk is mu, find the distance from center, मेरे साथ साथ लिखो, center of the disk where the mosquito will sleep, where mosquito will sleep। ये SLIP वाला स्लीप है, SLEEP वाला स्लीप नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कि मैं सॉल्व करूं? तो एक काम करो, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, एटलीस्ट इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स फॉर दिस। पहले तो आप इसके बारे में सोचो। सर, हाँ बेटा। सर मैंने एक रेफरेंस बुक में पढ़ा था कि सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में सूडो फोर्स इक्वल रहता और सेंट्रीपिटल फोर्स अपोजिट रहता है, सही है मतलब? बराबर है ना, अपोजिट है ना एक दूसरे को। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है, सेंट्रीपिटल जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। हाँ सही है, बात तो सही है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप सोचते हो, थिंक अबाउट दिस, ये ऐसी डिस्क है और डिस्क घूम रही है ओमेगा से, ये और एक मच्छर है। अब मच्छर का डायग्राम कैसे निकालो यार? हाँ, ये मच्छर ऐसे चल रहा है, ये टुवर्ड्स द एज जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, लेटर से यहां पे कितने डिस्टेंस पे वो स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो जाएगा मतलब फिसल जाएगा, मच्छर फिसल जाएगा। अब मच्छर फिसलेगा क्यों? आप लोग समझते हो मच्छर क्यों फिसलेगा? भाई वो फिसलेगा क्योंकि उसके ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
कौन सा फोर्स लगेगा उसके ऊपर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। घूम रहा है ना यार वो सर्कल में, ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वो तुम उसमें तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा? देखो उसको क्या बोलते हैं यार, वो जो मतलब फेअर्स में वगैरह, म्हणजे जत्रेमध्ये नसतं का ते, त्याच्यामध्ये बसतात बघा, असं ते गोल फिरतं, असं तो झूला रहता है वो, ऐसे 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 गोल घूमता है वो, ऐसे चक्कर, क्या वो कुछ घन चक्कर या पता नहीं कुछ बोलते हैं उसको, या हॉर्स राइड वगैरह होते हैं। वो उसको मैरीगो राउंड बोलते हैं। हाँ मैरीगो राउंड, वो जो बड़ा सा मैरीगो राउंड होता है ना, तो उसमें तो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना फील होता है, ऐसे पेट के अंदर फील होता है वो तो वैसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको भी तो फील हो रहा होगा, इस मच्छर को। अब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रिवेंट कौन करेगा यहाँ पे? उसको फिसलने से कौन बचाएगा? उसको फिसलने से बचाने के लिए तो भाई यहाँ पे फ्रिक्शन ही हेल्प कर सकता है उसको। लेकिन जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा वो फिसल जाएगा। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख रहा हूं द मॉस्क्यूटो विल स्लीप, द मॉस्क्यूटो विल स्लीप व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स मोर देन फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी मॉस्क्यूटो की mg। लेट अस से मॉस्क्यूटो का मास m है, ये हो जाएगा म्यू mg। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा mr ओमेगा स्क्वायर, एटलीस्ट इक्वल और मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएंगे, m और m कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा r ओमेगा स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू म्यू जी, मतलब ओमेगा स्क्वायर मोर देन और इक्वल टू, सॉरी ओमेगा नहीं, सॉरी r मोर देन और इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो जब r की वैल्यू इतनी हो जाएगी देन द मॉस्क्यूटो विल स्लीप, फिसल जाएगा वो उस डिस्क से। समझे कि नहीं समझे भाई? समझ में आया क्या? ये YouTube वालों को भी एक बार देख लूं मैं। आकांक्षा YouTube पे मुझे ये बोल रही कि सर क्वालिटी इज डाउन। अरे मैं बोल रहा था YouTube पे क्या है ना कि वो जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम UBS से नहीं जा रहा है, सॉरी OBS से नहीं जा रहा, वो स्ट्रीम जा रहा है जूम के थ्रू। तो जो जूम की क्वालिटी है ना वही वहां पे आ रही है YouTube पे, कोई और क्वालिटी नहीं मिल रही वहां पे। अब आप बोलोगे सर आप OBS से क्यों नहीं करते? फिर अभी OBS से मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं OBS से करूंगा तो एट अ टाइम दोनों करने से मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो डाउन हो जाता है। ये पुराना कंप्यूटर है यार 8 साल, अभी मैं इसको रिप्लेस करूंगा लेकिन तब तक के लिए तो क्वालिटी ऐसी रहेगी क्या करें? तो यार तुम इस पे जूम पे आ जाओ ना यार, जूम पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश इज आस्किंग मी सर इट इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन। डेफिनेटली यार, जब भी सर्कुलर मोशन आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ठीक है। वंश इज आस्किंग मी सर प्रोसेसर स्लो है क्या? अरे वो प्रोसेसर जो है ना i5 है, लेकिन वो सेकंड जनरेशन i5 है, सेकंड जनरेशन i5। तो सेकंड जनरेशन तो मतलब 2012 में आया था, अभी 10th जनरेशन आ चुका है, तो है थोड़ा स्लो है, काम चल जाता है उससे, लेकिन काम चल जाता है। ओके, मतलब उसमें मैं एट ए टाइम एक ही चीज कर सकता हूँ, या तो मैं यूट्यूब पे लाइव जा सकता हूँ या फिर मैं जूम पे जा सकता हूँ ऐसा है, क्योंकि सारी वीडियो प्रोसेसिंग प्रोसेसर पे होती है और उसमें ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, वरना मैं वीडियो प्रोसेसिंग ग्राफिक कार्ड से करवाता फिर। ओके चलो भाई, क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन लेते हैं HCV से लेके क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन पे एक क्वेश्चन HCV, ये फोर्सेस वाला चैप्टर है। HCV में ये चैप्टर कौन से पेज नंबर पे होगा यार? मैं देखता हूँ 120 ट्राई करके देखता हूँ, पता नहीं मेरे को। करेक्ट, मैंने तो बिल्कुल सही गेस किया, सही गेस किया मैंने। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मॉस्किटो वाला ही क्वेश्चन है, देखो इधर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 लिया मैंने। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करने का है।
चलो, you have question in front of you. A mosquito is sitting on LP record disk rotating a turntable at 33 and 1/3 revolutions per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. Show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square by 81. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो शो दैट के टाइप से नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द मॉस्किटो एंड द टर्नटेबल, ऐसे आएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ट्राई करो भाई। चलो, कौन बताएगा आंसर सबसे पहले? नहीं यार, आंसर क्या बताना है यहाँ पे? यहाँ पे तो शो दैट बोला है ना, तो आंसर क्या बताओगे आप लोग? चलो, प्रोसीजर कौन बताएगा मेरे को? क्या करूंगा मैं यहाँ पे? ये डिस्क के, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। अच्छा, दोनों में से दोनों बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर सबसे पहले वो रिवॉल्यूशन को आरपीएम में है तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर। सही बात है भाई, पहले तो उसको कन्वर्ट कर लेते। 33 एंड 1/3 ये आ जाएगा 100/3 आरपीएम। आरपीएम को तो रेडियन करना पड़ेगा पहले, कहीं सही बात है, इंटू 2π/60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 2 3 10π/9 रेडियन पर सेकेंड आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कैसा, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ये मॉस्किटो है, ये रेडियस आर है सर, फिर उसका ये निकालो, नॉर्मल रिएक्शन निकालो। अच्छा, इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg। चलो, नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा? आ गया नॉर्मल रिएक्शन। रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। Alarms device has connected successfully. अरे बाप रे, आवाज तो बिल्कुल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही मेरी आवाज? अरे स्पीकर खराब हो गए मेरे। ओके, अब आ रही क्या आवाज? ठीक है, हाँ हो जाता है वो चाइनीज स्पीकर से। हाँ, चाइनीज स्पीकर से घर वाले भी ऊपर आ गए। ओके, अरे हाँ अगली स्टेप बताओ यार, गड़बड़ हो गई थी बीच में। हाँ अगली स्टेप क्या? फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या? ओमेगा स्क्वायर r/g। ओमेगा डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गए यार तुम। फॉर्मूला तो आ जाएगा ना बाद तो में। मतलब सब तो दिए वाला है ना, ओमेगा दिया है, r दिया है और g है। बेटा फॉर्मूले से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पे ध्यान दो। पहले प्रोसेस लगाएंगे ना अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रिक्शन। हाँ तो इसका मतलब सर। हाँ बेटा, Sir, since the mosquito is not sleeping, so friction is greater than centrifugal सही बात force. है। फ्रिक्शन शुड बी मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब म्यू mg शुड बी मोर देन m r ओमेगा स्क्वायर। तो m और m कैंसल, म्यू g शुड बी मोर देन r ओमेगा स्क्वायर, सो म्यू शुड बी मोर देन r ओमेगा स्क्वायर बाई g। g। हाँ करेक्ट है। आर दिया 10, तो r की वैल्यू 0.1 मीटर दी है, ओमेगा 10π/9 है, 10/9 और g का वैल्यू 10। तो ये अपने आप आ जाएगा म्यू इज मोर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 81। कैलकुलेशन के बाद आ जाता है। शो दैट आ गया आंसर। समझे कि नहीं समझे भाई?
अंडरस्टूड? सर डीसी पांडे करनी क्या नहीं करनी सर? ये मुझे कौन पूछ रहा है? ऋषिकेश पूछ रहा है। तुम जेई के लिए कर रहे हो कि नीट के लिए कर रहे हो? इसके लिए एक्स्ट्रा हाई लेवल के। करो यार, तुमको अगर मन कर रहा है तो करो डेफिनेटली। सर उसके एक दो क्वेश्चन किए सर, वो दिमाग के ऊपर जाते सर। अरे तो फिर साइड में रख दो ना, फिर तुम नीट का करो बस। अगर बहुत ज्यादा दिमाग के ऊपर जाने लग जाए, इसका मतलब अपने को अपने बेसिक पे वापस जाना चाहिए। ठीक है? और मैं बताऊँ क्या एच सी? हाँ हाँ, कंसेप्ट से किए तो हो जाता सर, फिर वो कंसेप्ट तक फिर से रिवाइज करके किए। फिर मैं क्या आंसर दूं? तुम बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम ही बताओ आप मेरे को। हाँ, थोड़े थोड़े सर, थोड़े थोड़े। थोड़े थोड़े करो, डेफिनेटली करो। कोई दिक्कत आए तो मुझे बोलो। चलो एक एचसीवी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, नहीं यार, ये एंगल ऑफ बैंकिंग पे चला गया। रुको भाई, एंगल ऑफ बैंकिंग में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, फिर बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे। एवरीबॉडी पे अटेंशन। अभी जैसे ये मॉस्किटो का मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सेम चीज अप्लाई होती है जब अपना व्हीकल जो है ना, अपन गाड़ी टर्न ले रही है। गाड़ी टर्न ले रही है कहाँ पे? रोड पे। ये रेडियस आर है, और जब गाड़ी टर्न लेती है ना, तो गाड़ी पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ऐसे। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर वी गाड़ी की वेलोसिटी है तो आप या तो एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करो या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है? अब ये एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कौन करेगा भाई? बैलेंस तो यार यहाँ पे फ्रिक्शन ही करेगा ना। लेकिन फ्रिक्शन का एक अपर लिमिट होता है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एन। और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन होगी आपकी एम जी, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। सही बात है। तो जब तक म्यू एम जी मतलब फ्रिक्शन आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, ये फोर्स आपका बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गाड़ी की स्पीड, कभी कभी होता है ना, अपन बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न लेने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पीड से अगर तुम टर्न लेने की कोशिश करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा? गाड़ी स्किड हो जाएगी। इट विल स्किड, इट विल स्लिप। ओके, सो इफ द व्हीकल इज नॉट टू स्किड, क्या बोला मैंने? इज व्हीकल इज नॉट टू स्किड। व्हीकल स्किड अगर आप चाहते हो कि ना हो, तो भाई फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये मॉस्किटो का हो रहा था वैसे ही, सेम टू सेम। ठीक है? तो इसका मतलब म्यू एम जी शुड बी मोर देन एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो जाएगा, आर को इधर लेके जाओ, म्यू आर जी मोर देन वी स्क्वायर इज लेस देन म्यू आर जी। सो वी शुड बी लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये आपकी सेफ वेलोसिटी है व्हाइल टेकिंग टर्न। तो टर्न लेते टाइम ये आपकी सेफ वेलोसिटी है। इससे कम आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए। इससे ज्यादा वेलोसिटी से आपने ऐसे टर्न लिया कि गाड़ी स्किड हो गई, समझ लो। ठीक है? दिस इज द सेफ लिमिट फॉर वेलोसिटी, सेफ लिमिट फॉर वेलोसिटी टेकिंग टर्न ऑन ए रोड, टेकिंग टर्न ऑन ए रोड। इसलिए आपने देखा होगा कि जो रास्ते ऐसे घूम गए जाते हैं ना, उन रास्तों पे ऐसे स्पीड लिमिट लिखी होती है। हैव यू नोटिस्ड इट? कभी नोटिस किया आप लोगों ने? घाट के रास्ते में ऐसा होता है, घाट के रास्ते में। ठीक है? ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो भाई स्किडिंग हो जाएगी। तो ये जो ऊपर का क्वेश्चन है ना, हाँ बेटा, फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना? फ्रिक्शन जो होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो मतलब आपका कहना है कि फ्रिक्शन इधर आना चाहिए, यू मीन टू से कि फ्रिक्शन इधर आना चाहिए, ऐसे ये बोल रहे हो ना आप कि वेलोसिटी आगे है तो फ्रिक्शन इधर आना चाहिए। फ्रिक्शन एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में होता है पता है कि बेटा? फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में होता है जिसके अपोजिट कोई चीज जाने की कोशिश करेगी। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोज में आएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा कैसे कर सकते? देखो बेटा, वैसे तो सेंट्रीपिटल अंदर है फिर।
नहीं, तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो, तुम गाड़ी के अंदर बैठे हो तो तुम सेंट्रीफ्यूगल देख रहे हो, यू आर इनसाइड द व्हीकल। तो जो इनसाइड द व्हीकल है वो सेंट्रीफ्यूगल को देखेगा ना। तुम सोचो ना, तुम गाड़ी तो फिर सेंट्रीपिटल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बाहर आएगा क्या? जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। फ्रिक्शनल तो आगे फोर्स वेलोसिटी जा रही है उसको कोई फ्रिक्शन अपोज नहीं कर रहा, किसको? मतलब वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना। सब हाँ। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो लीनियर वेलोसिटी की बात कर रही है, वो समझा मैं कि वो जो लीनियर वेलोसिटी है उसका कहना है कि इस वेलोसिटी को अपोजिट फ्रिक्शन आना चाहिए। दैट्स व्हाट योर पॉइंट वाज, राइट? मैं ये बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन जो होता है ना, आई गेट योर पॉइंट कि फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट आना चाहिए। लेकिन पहली बात तो एक समझो कि वो जो व्हीकल है वो ऐसे इधर जाने की, जब ऐसे घूम रहा है वो ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो वो ऐसे इधर जाने की कोशिश करेगा, तो जिधर जाने की कोशिश करेगा उसके अपोज में फ्रिक्शन आएगा ना। सर वो एक हाँ बोलो बेटा। Your Zoop rocket? The wireless device has connected to the front. हाँ बोलो, आप बोलो, आप बोलो। कौन बैलेंस करेगा किसको? कौन किसको बैलेंस करने की बात कर रहे हो तुम? जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है वो सामने की वेलोसिटी और मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, उसका डाउट मुझे समझ में आ गया कि फ्रिक्शन पीछे क्यों नहीं आ रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन उस अपोजिट डायरेक्शन में आता है जिस तरफ व्हीकल जाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं आया, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में रास्ते पे पानी गिरा हुआ है, तो बारिश के दिनों में रास्ते पे पानी गिरा हुआ रहेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा तो आपने नोटिस किया होगा बारिश के दिनों में ऐसे एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं कि गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है और गाड़ी ऐसे फिसल जाती है इधर। तो वो क्यों होता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही होता है ना। जब भी आप टर्न लेते हो तो गाड़ी फिसल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम था। फिर से बोलो बेटा, वैदेही। तो इसमें वेलोसिटी डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं है ना, वो जैसे बोल रही थी हर चेंज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी टेंजेंशियल है, वो ठीक है। तुम वेलोसिटी का तुम ये समझो कि व्हीकल सर्कुलर मोशन में, और व्हीकल क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल की कंडीशन में कैसे होगा? देखो, अच्छा ठीक है, सेंट्रीपिटल का भी डाउट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहां पे ना ये जो व्हीकल है, ये जो व्हीकल टर्न ले रहा है, लेट अस से अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये अपन ये अज्यूम करके कर रहे थे कि अपन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, ये गाड़ी, ये रेडियस है और हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं। सपोज आप गाड़ी के अंदर नहीं बैठे हो, यू आर नॉट इनसाइड द कार। अभी ध्यान दो केयरफुली, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप कार के अंदर नहीं हो, ऐसे इमेजिन करो आप कार के बाहर हो, तो आप कार के बाहर हो तो आप क्या बोलोगे कि यार व्हीकल टर्न ले रहा है। तो व्हीकल कैसे टर्न ले रहा है? टर्न लेने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एम जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स म्यू एम जी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर म्यू एम जी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाय आर म्यू जी से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब वी स्क्वायर म्यू आर जी से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब वी अंडर रूट म्यू आर जी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है जब तुम कार के बाहर खड़े रह के एनालिसिस कर रहे हो। समझ रहे क्या? जब तुम कार के अंदर रह के एनालिसिस करोगे। Your Zoop rocket? The wireless device has connected successfully. हाँ ईशा, करेगा कि कौन सा फोर्स है? ईशा देखो बेटा, जब तुम व्हीकल के अंदर बैठे हो
तो तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर करोगे क्योंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। लेकिन अगर तुम व्हीकल के अंदर नहीं बैठे, तुम बाहर हो, तो फिर तुम सेंट्रीफ्यूगल क्यों देखोगे? तुम्हारे लिए सूडो फोर्स नहीं करता ना एग्जिस्ट, तुम्हारे लिए सिर्फ सेंट्रीपिटल ही होगा। बात समझ रहे हो क्या? पर उस इंस्टेंट पे हाँ, फ्रिक्शन अगर सेंटर के टुवर्ड्स द सेंटर है और वेलोसिटी टेंजेंशियल है, तो फ्रिक्शन और अगर फ्रिक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन उसको मैग्नीट्यूड कम नहीं कर सकते। फ्रिक्शन जो है ना वो वेलोसिटी के अपोजिट नहीं है, क्योंकि गाड़ी इधर स्किड होने की कोशिश कर रही है, इधर स्किडिंग। पर उससे तो गाड़ी क्योंकि स्किड होने की कोशिश कर रही है, उसको फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा है। इसलिए जो रास्ते अपन बनाते हैं ना, तो रास्ते बनाते वक्त एक चीज आपने नोटिस की होगी कि रास्तों को बहुत ही स्मूथ नहीं किया जाता कभी भी। बहुत ज्यादा ही स्मूथ करोगे रास्तों को तो गाड़ी चलेगी नहीं फिर उसके ऊपर। यू डोंट मेक रोड्स टू स्मूथ। समझ गया, बट उसके बाद इससे स्पीड चेंज नहीं होगी ना, मतलब नहीं, इससे स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात बोल रहे हो तुम, इससे स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड कम ज्यादा करनी है तो तुमको तुम्हारे इंजन से वो एक्सेलरेटर कम ज्यादा करना पड़ेगा, है कि नहीं? वो अलग चीज हो जाएगी फिर वो एक्चुअली। ये फ्रिक्शन वो बाकियों के फ्रिक्शन से अलग होगा ना रिलेटिव मोशन में, या नहीं, ये वही वाला फ्रिक्शन है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, म्यू एम जी वाला वही है। और जो अभी तुम बोल रहे थे, कौन बोला था अभी? आर्या है वैदेही बोल रही थी ना कि सर ये वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रहा है? तो बेटा वेलोसिटी के अपोजिट भी फ्रिक्शन आएगा अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे, अगर तुम गाड़ी को आगे धक्का देने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने लेटस से मैं टर्न ले रहा हूं और टर्न लेते लेते मैंने एक्सीलरेटर भी दबा दिया, तो फिर यार मैं गाड़ी को आगे भी धक्का दे रहा हूं, तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्रिक्शन आएगा। मतलब अगर हम फुल एक्सेलरेशन में हो तो। लेकिन यूजुअली अपन क्या करते हैं, जब गाड़ी पे टर्न लेते हैं ना अपन गाड़ी की स्पीड बढ़ाते वगैरह नहीं करते। अपन एक सेम स्पीड पे टर्न लेते, सेफ टर्न लेना है तो सेफ टर्न अगर लेना है तो अपन फिक्स स्पीड पे टर्निंग लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, या तो अपन स्पीड कम करते पहले ही टर्न लेते टाइम, क्योंकि अपने को पता कि ज्यादा। हाँ बेटा, Your Zook rocket, the wireless device, has connected successfully. तुमको फिर से बोलना पड़ेगा। सर फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है? वो बॉडी तो मूव हो रही है ना सर्कुलर मोशन में। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है? अच्छा, एक्चुअली ये पॉइंट रोटेशनल मोशन में आएगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं तुमको बोल देता हूँ। ये जो टायर है, टायर के नीचे फ्रिक्शन आएगा, ठीक है? अब ये जो टायर जब ऐसे गोल घूमते हैं ना, तो टायर का जो बॉटम पॉइंट होता है, ये बॉटम पॉइंट, ये जब टायर ऐसे घूमते हैं तो ये बॉटम पॉइंट हमेशा रेस्ट कंडीशन में होता है, प्योर रोलिंग मोशन में। कौन से मोशन में? रोलिंग मोशन में, क्योंकि गाड़ी घिस नहीं रही है अपनी, रोल हो रही है, टायर रोल हो रहे हैं, और रोलिंग मोशन में बॉटम पॉइंट रेस्ट में रहता है, इसलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन आता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। अब रही बात कि सर रोलिंग मोशन में बॉटम पॉइंट स्टेशनरी कैसे आ गया, मतलब रेस्ट कैसे आ गया, उसके लिए अपने को उसके लिए अपने को रोलिंग मोशन सीखनी पड़ेगी, और रोलिंग मोशन के लिए अपने को रोटेशनल मोशन सीखना पड़ेगा। तो वो आएगा अगले चैप्टर में, डोंट वरी। आपका डाउट वैसे बिल्कुल सही है, लेकिन वो आएगा आगे जाके। ओके, इसलिए मैं हाँ बेटा। सर अगर स्पीड वेरिएबल है तो फिर वो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ नहीं होगा ना सर, कुछ थीटा से जाएगा ना सर वो कंपोनेंट लेके। करेक्ट बात, वही बोल रहे थे अभी हम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर टेंजेंशियल भी आएगा एक, और सेंट्रीफ्यूगल भी है, तो फिर फ्रिक्शन बिल्कुल सेंटर की तरफ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है? समझ में आ गया पॉइंट? समझ में आ गया? ट्रक बहुत ही स्पीड से आते हैं और फिर अचानक स्पीड ऐसे बदल जाते, तो ट्रक ऐसे सीधे इस पार से चले जाते हैं, तब तो वो क्यों होता है? तो वो टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया तो भाई गाड़ी स्किड होगी, स्लिप हो जाएगी गाड़ी, रास्ते से हट जाएगी गाड़ी, डेफिनेट है, ये तो पक्का है। तुमने कभी कभी ये भी हाँ जब ट्रक बहुत स्पीड से आता है तो एक्सीडेंट में कैसा होता है? खाली गाड़ी आई, हाँ, गाड़ी और ट्रक सीधा आया तो गाड़ी एकदम देखो स्ट्रेट रोड के बारे में अभी मत सोचो तुम। अपन जो बात कर रहे हैं ना, वो अपन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो
कॉन्स्टेंट स्पीड पे और आगे से ट्रक बहुत ही ज्यादा स्पीड से आया तो गाड़ी को टक्कर दे तो गाड़ी एकदम कोपरे में चली जाती है, वो क्यों होता है? गाड़ी एकदम कोपरे में चली जाती, ये मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। और वो एक्सीडेंट होने के बाद में जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोकती तो वो डायरेक्ट खोपड़े में चली जाती थी ना। अरे वो एक्सीडेंट होने, सर वो रोड से बाहर चली जाती है इसलिए। अरे वो तो वो एक्सीडेंट होने के बाद देखो, एक्सीडेंट का प्रोसेस जो होता है वो बहुत मेसी प्रोसेस होता है, उसमें कौन सा फोर्स कहाँ पे किस तरीके से एक्ट होगा वो ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मतलब वो एक्सीडेंट का आप रहने दो। देखो व्हीकल टर्न ले रहा है, जो दो गाड़ी का कोलिजन की बात कर रहे हो तुम, तो ये कोलिजन का मामला हो गया। मैं कोलिजन की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगल व्हीकल की बात कर रहा हूँ। और सिंगल व्हीकल की स्पीड है वो अगर ज्यादा हो गई तो सेंट्रीफ्यूगल से गाड़ी रास्ते से हट जाती है, ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप चाहते हो कि गाड़ी रास्ते से ना हटे तो आपको स्पीड कम रखनी चाहिए और आपकी स्पीड जो है वो √μrg से कम होनी चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। बेसिक मुद्दे की बात तो यही है। तो इस पे रास्ते का फ्रिक्शन भी मैटर। कोलिजन की तरफ आ गए। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि कोलिजन को साइड में रहने दो, एक्सीडेंट होगा वगैरह। मैं एक सिंगल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सिंगल गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट होता है, गाड़ी इस रास्ते से हट जाती है, स्लिप हो जाती है। कभी कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे खेती का माल अगर लेटर से मार्केट लेके जाने का है, जैसे कॉटन है या फिर गन्ना है, तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि ट्रक में क्या करेंगे कि उसको इतने ऊंचाई तक भर देंगे, मतलब ऐसा ट्रक है और ट्रक में बहुत ऊपर तक भर देंगे माल को, ऐसे एकदम ऐसा बहुत ज्यादा। कभी नोटिस, हाँ वही तुमने कभी नोटिस किया होगा, ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर तक माल भर देंगे ऐसे। तो बहुत ज्यादा अगर इसमें माल भर दिया लेटस से, तो होता क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है, गाड़ी का सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास रास्ते से थोड़ा सा ऊपर चला गया। रास्ते से ऊपर चला गया तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से गाड़ी ऐसे पलट जाती है, पलटी मारती गाड़ी ऐसे। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने? तो रास्ते जब ट्रैवल करते हैं तो रास्ते के एक साइड में गाड़ी पलटी हुई ऐसी कभी देखी होगी तुमने, डेफिनेटली देखी होगी। या तो मैंने तो मतलब या तो उसमें गन्ना होता है या फिर उसमें कॉटन या फिर केले वगैरह या कुछ फ्रूट्स वगैरह या वगैरह वो सब माल भरा होता है उसके अंदर, वो पलटती है क्योंकि बहुत ज्यादा माल भर दिया ऊंचाई तक। हाँ बेटा, हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, मुझे भी भूख लग रही है, आज यहीं पे रुकते हैं, तो कल और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ बेटा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर टर्न लेते वक्त, तो भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा? हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, वो रोलिंग मोशन की वजह से बॉटम पे वो रोलिंग फ्रिक्शन में आएगा बेटा, उसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन में, डोंट वरी, वो रोलिंग फ्रिक्शन में आएगा। सर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या मतलब? अरे तुम खुद इमेजिन करो ना, तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तो तुमको भी वो फील होता है ना, ऐसे ऐसे गाड़ी टर्न ले रही है तो ऐसा लगता है कि गाड़ी इधर इधर ऐसे एक साइड में, बहुत ज्यादा स्पीड से बाइक वगैरह कुछ है, तुम टर्न ले रहे हो, तब भी फील होता है वो। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी अपने पास कुछ तरीके हैं, लेकिन वो सब डिस्कशन अपन कल करेंगे। ओके चलो फिर आज यही, हाँ चलो आज यही रुकते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। अरे हाँ समृद्धि बोलो बेटा, बोलो 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 समृद्धि। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट बोल रहे थे, अच्छा ठीक है गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। सर।